हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में बता रखा है, जो कि ठोस अवस्था का पार्ट 3 था। आज हम जो वीडियो लाएँ वो ठोस अवस्था का पार्ट 4 है। देखिए, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है थोड़ा सा बता देते हैं। हमने पढ़ रखा है क्या कि ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने उन दोनों के बारे में अंतर क्या है वो बता रखा है। फिर पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। फिर हमने पढ़ा है क्या क्रिस्टलीय जालक क्या होता है और एकक कोष्टिका क्या होता है। तो एकक कोष्टिका में थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन आज वाला वीडियो बहुत ही खास है, जहाँ कि हम पढ़ेंगे क्या कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार का होता है। तो एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है, एक होगा साधारण एकक कोष्टिका और एक होगा केंद्रीय एकक कोष्टिका। खास बात क्या इस वीडियो में कि आज हम डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो मैंने ए और आर में रिलेशन नहीं बताया था, डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन आज हम ए और आर में रिलेशन पढ़ेंगे। अब ये ए और आर क्या है वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है एकक कोष्टिका। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, प्लीज़ आप यूट्यूब में सर्च करेंगे केमिस्ट्री लोचा बाई आलोक सिंह, आपको मिल जाएगा। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो टॉपिक छूट गया वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है। जो अभी हम पढ़ेंगे वो है आघ एकक कोष्टिका, और जो दूसरा भाग उसका नाम है केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, क्या नाम पहले वाले का? पहले वाले का नाम है आघ एकक कोष्टिका। आघ एकक कोष्टिका, इसको हम लोग कहेंगे साधारण एकक कोष्टिका। साधारण एकक कोष्टिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल यूनिट सेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है क्या कि क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार का होता है। ठीक है ना, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ घन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? घन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो भी अध्ययन आज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ घन को लेकर के करेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको बता दें कि साधारण एकक कोष्टिका होता क्या है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना वो कौन है? घन के बारे में पढ़ना। तो एक घन बना लेते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। अब एक एक बात को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कि हम यहाँ पर घन के चारों कॉर्नर पे डॉट लगा रखे हैं। एक्चुअली में डॉट नहीं है, आप ये समझिए ना कि हर एक कोने पर एक कण को रखा गया। अब एक कण क्या हो सकता है? तो ये परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयंस हो सकता है। तो साधारण एकक कोष्टिका किसे कहते हैं पहले तो ये जान लो। साधारण एकक कोष्टिका किसे कहते हैं बताओ? वह एकक कोष्टिका जहां पर कणों को सिर्फ कोनों पर रखा जाता है। क्या बोलेंगे? वह एकक कोष्टिका जहां कणों को सिर्फ कोनों पर रखा जाता है। कोनों पर रखा जाता है। ठीक है, कहां रखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ कोनों पर रखा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है एकक कोष्टिका का, साधारण एकक कोष्टिका का परिभाषा मान लीजिए। अब एक बात बताइए, यहां पर हम 3 बातें पढ़ेंगे। इसको समझने का तरीका क्या पहले जानते क्या? बाबू एक बात समझिए ना, प्लीज जो भी विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखे ना, प्लीज जाके देखिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, तो जाकर के आपको और थोड़ा सा इसको समझने में आसानी होगी। प्लीज रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका डाउट कोई ना रहे, इसलिए, और कोई बात नहीं। अब एक चीज आप देख रहे होंगे क्या कि ये जो 4 कण दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये 4 नीचे वाला है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेयर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जो 4 है ये कौन सा बताओ? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर। जब आप इसके ऊपर उठा के रखेंगे ना,
तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब इन चारों को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो हमें जो आकृति मिलेगी, जो संरचना मिलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, ठीक। मुझे एक बात बताइए, ये जो भुजा की लंबाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ। भुजा की लंबाई, और मेरे ख्याल से इतना आपको पता होगा, मैथ के विद्यार्थी हो तो एक घन को इंग्लिश में पहले क्यूब बोलते हैं, बता दें। एक घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो भुजा की लंबाई को हम सूचित करेंगे यहाँ पे ए से। कैसे करेंगे, ए से, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये जो दिख रहा है ये त्रिज्या है, किसका, इस कण का, और ये भी क्या है, त्रिज्या है इस कण का। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई ए बराबर 2r होगा। यानी भुजा की लंबाई और कणों की त्रिज्या में जो संबंध बनेगा या जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2r। अब आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हैं। बाबू आप यहाँ देखो, इस डायग्राम का ये रूप है। यहाँ आप बोलेंगे सर ये तो दूर दूर है। बाबू ये दूर नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसा स्ट्रक्चर है। वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बताओ, छू रहे होंगे। वास्तव में ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। वास्तव में यही स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के बता रखा। 4 नींबू ले लो, ऊपर से 4 नींबू और रख दो, तो जो आकृति बनेगी वो घन बनेगी, ठीक है। वास्तव में ये ऐसा दिख रहा होगा, और आपको ये दिख रहा होगा ये त्रिज्या कितना है, r। ये त्रिज्या कितना है बताओ, r। और कुल दूरी कितनी है, तो a। कुल दूरी कितनी बताओ, तो ये जो कुल दूरी है वो आपका a है, और a बराबर क्या बोल सकते बताओ, 2r। तो प्लीज एक बात का ध्यान रखें, क्या है कि साधारण एकक कोष्टिका में कणों का त्रिज्या और भुजा की लंबाई में जो सूत्र बनेगा वो बनेगा a बराबर 2r का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए मुझे एक बात बताइए, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि सर घन का आयतन a क्यूब होता है। क्या होता है, a क्यूब होता है, ठीक है, a क्यूब होता है। तो a क्यूब बराबर मैं यहां पर 8r क्यूब लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हैं क्या। a बराबर जब 2r है तो a क्यूब बराबर क्या हो सकता है, 8r क्यूब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बातें आपको और बताएंगे। a और r में संबंध पता चल गया, और a क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 8r क्यूब लिख सकते हैं। अब एक बात और बता दें, पिछले वीडियो में बताएं लेकिन दोबारा बता रहे, यहां पर वास्तविक कणों की संख्या कितनी, वास्तविक कणों की संख्या कितनी दिख रही है बताओ। वास्तविक कण कितना दिख रहा है इस घन के अंदर में, आपको कितना कण दिख रहा है बताओ। तो आपका आंसर होगा 8। आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। बट इसका सही आंसर क्या है, 1। इसका सही आंसर है 1। समझा देते हैं बाबू, सुनो। ये हमारा एकक कोष्टिका है। क्या है, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका क्या होता है इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। एकक कोष्टिका क्रिस्टलीय जालक का एक छोटा सा भाग होता है। क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है, ठीक है। जब हम एकक कोष्टिका को रिपीट करेंगे चारों तरफ से तो हमें मिलेगा एक क्रिस्टलीय जालक मिलेगा, ठीक है। ये 1 कैसे होगा ये थोड़ा सा समझा देते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है कि बाबू आप सिर्फ एक एक कोष्टिका देख रहे हो ना, इसके इधर भी एक घन होगा, इसके ऊपर भी एक घन होगा, इसके इधर भी एक घन है, इसके इधर भी एक घन है। क्या बोला मैंने, क्रिस्टलीय जालक एक छोटे से भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा है क्रिस्टलीय जालक का, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब ये दिमाग में भर लीजिएगा कि इसके इधर भी एक ऐसा घन होगा, इसके ऊपर भी एक ऐसा घन होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके इधर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो कण दिख रहा है ना, इसका कितना हिस्सा होने वाला, समझें कैसे। आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे का कोना देख लीजिएगा, कॉर्नर। आप इमेजिन करिए कि उस कॉर्नर से कितना कमरा बना सकते हैं।
तो उस कॉर्नर से 8 कमरा बना सकते हैं। कौन कौन सा भाई? एक कमरे में आप जिसमें आप हैं, पहला कमरा, ठीक उसके बगल वाला भी वही कोना यूज कर रहा होगा, तो 2 हो गया। जिस रूम में हम हैं ना, या आप जब बैठ, उसके पीछे वाला वो भी वही कोना बना रहा होगा। हमको देख लीजिए, जहाँ हम खड़ा है ना, मान लीजिए किनारे पर हम खड़े हैं, यहाँ एक कॉर्नर है, तो जिस रूम में है ये कमरा भी इस कॉर्नर को यूज कर रहा है, और इसके बगल वाला रूम भी उस कॉर्नर को यूज कर रहा होगा, और इसके जिसमें हम हैं उसके पीछे वाला भी उस कॉर्नर को यूज कर रहा होगा, और बगल वाले के पीछे वाला भी उस कॉर्नर को यूज कर रहा होगा। यानी उस कॉर्नर को 4 भाग में बांट चुके हैं। वो तो एक तल्ला में ना बांटे हैं, लेकिन 2 तल्ला वाला जो घर बनेगा ऊपर वाला, वो भी तो उस कॉर्नर को यूज करेगा। कैसे? इसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, फिर पीछे वाले के ऊपर वाला, फिर उसके पीछे वाले के ऊपर वाला। तो कोना पे जो भाग है, वो कोना वो कितने भाग में बट गया? 8 भाग में बटा। ये बताओ, इसका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे कोई कण को रख देंगे, चाहे कण मतलब परमाणु रख दे, आयन रख दे, अणु रख दे, उस कोना पे रख देंगे तो उसका कितना टुकड़ा हो जाएगा? तो 8 टुकड़ा हो जाएगा। तो हमें उस टुकड़े का कौन सा हिस्सा मिलेगा बताओ? तो एक कण का 8वां हिस्सा मिलेगा। तो हमें उस टुकड़े का एक कण का 8वां हिस्सा मिलेगा। यही दिमाग हर एक कोना पर लगा सकते हैं क्या? तो हमारे पास टोटल कोना कितना है? 8 कोना, और हर एक कोना से हमें कितना मिलेगा? 1/8वां हिस्सा मिलेगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो n से कितना आएगा? 1। बाबू ध्यान देना, समझो समझो समझो, कणों की संख्या 8 दिख रही है, बस तो वास्तव में कण कितना बताओ? 1 है। ठीक है, तो यहां पर वास्तविक कणों की संख्या कितनी है? 1। ठीक, एक बात समझ में आ रहा? तो कितना चीज सीख लिया बताओ? अब एक बात और सीखो। क्या सीखना है? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग CN। ये होगा 6। अब समन्वय संख्या क्या होता है इसके बारे में जान लो। समन्वय संख्या क्या होता है? केंद्रीय परमाणु को या केंद्रीय कण को चारों ओर से छूने वाले की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। क्या बोले मैंने? एक कण को चारों ओर से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से छूने वाले की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या बोलेंगे। अब समझिए कैसे। इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। कैसे होगा समझो। आप डायग्राम को आराम से देखो। इस कण को बगल वाला छूड़ा होगा, देखिए छूड़ा है कि नहीं छूड़ा है, देखिए तो इस कण को ये छूड़ा है कि नहीं छूड़ा है बताओ? तो ये छूड़ा है तो पक्का बगल वाला भी छुएगा। हमको मान लो वो हम कण है, तो हमको इधर से भी कोई छू सकता है, इधर से भी कोई छू सकता है, आगे से भी कोई छू सकता है, पीछे से भी कोई छू सकता है, ऊपर से भी छू सकता है और नीचे से भी छू सकता है। यानी हमको कितने लोग छू सकते हैं बता? 6 लोग छू सकते हैं। तो समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? एक कण को चारों ओर से छूने वाले कणों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। सुन लो, दोबारा बोल रहे। एक कण को चारों तरफ से छूने वाले कणों की संख्या को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। तो साधारण एकक कोष्टिका का समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। साधारण एकक कोष्टिका का समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इतना मानते हो? अब यहां जब सीख लिया तो एक चीजें और सीख लो। क्या सीखना? अब समझेंगे क्या? संकुलन क्षमता। क्या सीखेंगे? अगले परिभाषा संकुलन क्षमता। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे PE। अभी होता क्या समझो। एक बात बताओ, इमेजिन कर लो कि ये जो घन था खाली था, पूरा खाली घन था। अब हम इसको भरने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो भरने के लिए हम कणों को कहां रखें बताओ? 8 कोना पर रखें। तो आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ हिस्सा तो इन लोग भर ही रहा है सब इस घन का। देखो तो इन लोग कुछ ना कुछ हिस्सा क्या कर रहा है? सब इसका भर रहा है। अब हमें ये पता करना है कि 8 कोना पे जब हम कण को रखें तो उस घन का कितना भाग भर पाए, कितना प्रतिशत भर पाए। इसका एक सूत्र है। क्या? तो PE बराबर Z। अच्छा, घन को भरेगा, कण ना भरेगा जी,
तो कण का संख्या z हो जाएगा। जितना ज़्यादा कण रहेगा उतना ज़्यादा भर पाएंगे। अच्छा, कण का आकार कैसा दिख रहा है? गोलीय। कण का आकार कैसा दिख रहा है? गोलीय। तो गोलीय का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखो, z गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अगुणे 100। किसको भर रहे हैं बताओ? तो घन को भर रहा है। तो घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब। कितना होता है? a क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है? अरे खाली घने को ना भर रहे हैं, तो घन को किससे भर रहा है? कण से भर रहा है। इसका ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, रुक जाओ, सूत्र बाद में बनाएंगे। संकलन क्षमता कैसे निकालेंगे? z गुणे, z यहाँ पे क्या है? कणों का संख्या, गुणे क्या होगा? कणों का आयतन, अब बटा में घन का आयतन। अच्छा फिर से बोल रहे हैं बाबू, हम घन क्यों बोल रहे हैं? यहां हमको लिखना चाहिए था एकक कोष्टिका का आयतन, लेकिन हम घन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं घन के बारे में। हमारे सिलेबस में घन है, इसलिए हमने यहाँ लिख रहा है घन का आयतन। अगुणे कितना लिखेंगे बताओ? 100। कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब मुझे बताओ इस z का मान कितना रख दे? 1। देखिए रख दे क्या? अब कण का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100। और घन का आयतन कितना है बताओ? a क्यूब। घन का आयतन कितना दिख रहा है बताओ? a क्यूब दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, a क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 8r क्यूब। कितना लिख सकते हैं बताओ? 8r क्यूब लिख सकते हैं। और 4 इंटू, अच्छा पाई का वैल्यू कितना रखेंगे बताओ? 3.14। 3.14 रखेंगे। ठीक है, आर क्यूब को आर क्यूब रहने दो, अगुणे कितना रखेंगे? 100। नीचे कितना रखेंगे बताओ? नीचे रखेंगे 3 और a क्यूब की जगह पे कितना रख देंगे? 8r क्यूब। 8r क्यूब, तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। सॉरी, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 100 यानी 314 हो जाएगा क्या? अब 314 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो थोड़ा सा जगह कम है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ना, फिर हम आगे बता देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए, चलिए आगे बात करते हैं। इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ देख लो, इसको हम इधर ही बना देते हैं। PE बराबर कितना है बताओ? Z। कणों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100। और घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। Z का मान कितना है? 1 इंटू 4/3 पाई का मान 3.14 गुणे आर क्यूब गुणे 100। a क्यूब बराबर कितना प्रूफ किया था? अब देखो 8r क्यूब, तो हम यहाँ पे 8r क्यूब लिखें। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, अब 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या बचेगा? 3.14 को 100 से गुणा कर दो तो ये 314 आएगा, अब बटा में 6 आएगा। ठीक है, तो ये जब 314 को 6 से भाग दो तो आपका 52.33 ऑलमोस्ट आएगा। कितना आएगा? 52.33। ये बताओ, इतना भाग तुम भर दिए ना, कितना भरे बताओ? 52.33, या किसी बुक्स में लिखा होगा क्या? 52.4% लिखा होगा, किसी किसी बुक्स में 52.4% आएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये बताओ, हम खाली घन का कितना परसेंट भाग भर दिए हैं जी? 52.4%। तो खाली परसेंट कितना बचा? तो 100 में से जितना भरा है उसको घटा दो,
तो साधारण एकक कोष्टिका में हम कितना भाग खाली छोड़ दिए भाई? 47.6%। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, यही था। अब मुझे एक बात बताओ जाते जाते, ये साधारण एकक कोष्टिका कहानी आज खत्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, साधारण एकक कोष्टिका में z का मान कितना है? तो 1। a और r में क्या संबंध है? तो सर a बराबर 2r। यहाँ पे r क्या है? r क्या बताओ? कणों का त्रिज्या है। r क्या है? कणों का त्रिज्या। z 1, a बराबर 2r। समन्वय संख्या कितना है? 6। और संकुलन क्षमता कितना है बताओ? तो 52.4 या 52.33। आप देख लीजिएगा कि कहीं ये लिखा हो कहीं ये लिखा होगा। कितना खाली बचा? तो 47.6% खाली बचा। ठीक है, तो ये था साधारण एकक कोष्टिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बीसीसी के बारे में। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं केंद्रीय या केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अभी हमने पढ़ा था क्या? साधारण एकक कोष्टिका, जहां पे कण को कहाँ रखा था बताओ? 8 कोना पे रखे थे। अब अगला भाग में क्या करें? केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, उसको बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 प्रकार के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ये तो खैर हमारे सिलेबस में है नहीं, थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन मेन क्लास हमारा बीसीसी और एफसीसी को लेकर के। ठीक है, देखिए बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी होगा यूनिट सेल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः या शरीर केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अब यहां और पहले वाले में क्या अंतर बताओ? तो इसमें क्या करते हैं बताओ? इस एकक कोष्टिका में, इस एकक कोष्टिका में कणों को 8 कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा शरीर के केंद्र में एक कण को रखा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है? इस एकक कोष्टिका में कणों को 8 कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा शरीर के केंद्र में एक कण को रखा जाता है। अब इतना काम तो समझ में आया, तो हमें यहाँ पढ़ेंगे z क्या होगा। तो z बराबर यहाँ क्या होगा? 8 कोना से तो पता है 1/8 होगा, प्लस अब एक बात बताओ, 8 कोना का तो कहानी समझ में आ रहा है। अब एक कण कहाँ रखा जा रहा है? एकदम बीच में रखा जा रहा है। इमेजिन करो कि जिस कमरे में आपको उसके बीच में रखा जा रहा है। तो भाई बीच में अगर कोई चीज़ रखा गया हुआ तो उसका थोड़ी ना पड़ोसी आके ले लेगा, ना ऊपर वाला आके लेगा, ना नीचे वाला लेगा, ना बगल वाला लेगा। बंटवारा किसका होता है? जो किनारे पे होगा, जैसे कोना पे था, बटीघाट भाग में है कि नहीं? तो बीच में जो रखा है ना, मान लो ये बीच में रखा है, तो इसका बंटवारा थोड़ी हो सकता, कहाँ होगा पता? कोने वाले का बंटवारा होगा। तो जो बीच में रखा है वो एक है, और वो एक कौन यूज करेगा? जिसमें रखा गया है वही यूज कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा? z का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बीसीसी में z का मान जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या की सूचित करेंगे सीन से, तो यहाँ 8 होता है। आप गौर से देखेंगे ऐसे, बाबू 4 नीचे है। अब ये मत समझना कि ये बीच में लटक रहा होगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 कण को नीचे रखा है, ऐसा समझो। 4 नीचे वाला हो गया। इन चारों के ऊपर इस काले वाले को रखा गया होगा। तो ये प्रथम सतह, फर्स्ट लेयर, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है क्या, ये है सेकेंड लेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर से रखा जाएगा इसको, तो जाके ये बनेगा। ठीक है, हवा में नहीं लटक रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो काला वाला है ये कितने कण को छुएगा? तो 4 नीचे और 4 ऊपर वाले को छुएगा। तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा? तो 8 हो गया। ठीक है,
हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर a बराबर 2r नहीं होगा। अब खुद देख लो, वास्तव में भी ये पूरा दूरी a है, हाँ या ना, और इसका त्रिज्या r है और इसका त्रिज्या कितना है, r है। तो ये क्या है, a जो है 2r से बड़ा है, क्योंकि बीच वाला गैप उसको बड़ा कर दे रहा है। आप ऐसे समझो ना कि आप नींबू ले लेना चाटो। पहले वाले केस में क्या था, साधारण में 4 नींबू को दबा के रखे थे तो चारों सटा हुआ था। अब चारों को ऊपर एक रख रहे, तो खाली रखना नहीं है, मान लो पहले से सब था, ऐसे था, अब एक रख रहे ऊपर, तो जैसे रखेंगे ना बाबू, तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। जैसे इस पर रखेंगे ना बीच में, तो गैप आ जाएगा। तो इस गैप आने की वजह से क्या हो जाएगा कि a और r जो होगा बराबर नहीं होगा। तो a का मान 2r तो नहीं होगा, तो a का मान क्या होगा, तो 2r से बड़ा होगा। अब यही तो सीखना है कि a का मान 2r से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो हम पहले जो लिखे हैं ना, z का मान, सामान्य संख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं मिटा करके, ठीक है, आगे बात कर देखो। खाली यही नहीं देखना है, अभी हम a का मान भी देखेंगे, a और r में क्या संबंध है, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे इसका संकुलन क्षमता कितना आता है, ठीक है। तो यहां से देखो, आराम से कैसे करते देखो, आराम से समझिएगा, खाली यही कठिन है, बाकी कठिन नहीं है। ये देखिए, ये हमारा एक भुजा है क्या, इसको हम a बोल लेते हैं। तो a बराबर हमारा क्या बता, भुजा की लंबाई, ठीक है। इमेजिन करें, जैसे कि हम खड़े हैं ना, मान लो एक किनारे पे खड़े, तो ये लंब हो गया, तो a हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस, b, इसको क्या लेंगे, b लेंगे। और ये b क्या है, फलक केंद्र, फलक केंद्र। और ये जो c दिख रहा है क्या, ये c है, तो c बराबर क्या है, शरीर केंद्र। ये समझ जाओगे तो मेरा कहानी, और आपके लिए बहुत, ये थोड़ा सा कठिन वाला भाग है डायग्राम से समझने के लिए। मुझे एक बात बताओ, a तो समझ में आ रहा है, क्या a और b बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा, गारंटी है। अच्छा, ये फिर इसको ना फलक केंद्र क्यों बोले, अब समझो। फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेस। आप जिस कमरे में बैठे हो ना, उसमें कितना फलक है, फेस कितना, 6 फेस है। कैसे, जिधर मुंह करके आप बैठे हो उसका एक दीवार, एक फेस हो जाएगा, एक पीछे वाला दीवार, तो 2 हो गए, फिर बगल वाला, फिर इधर वाला 4, एक ऊपर वाला कैसा होगा, नीचे, 6 फेस होता है। तो देखो, तो फेस के बीचों बीच लाइन खिंचा रहा है कि नहीं खिंचा रहा है, बताओ। तो फेस के जो बीच में इसको बोलेंगे फलक केंद्र। अभी सर बी और ए में क्या रिलेशन बनेगा, बता देते हैं, थोड़ा इसको अलग से समझो, अलग से समझ जाना, बिल्कुल अलग से समझना, आपको अच्छा लगेगा। ये 4 कण दिख रहा है क्या, हम चारों को जोड़ दे रहे हैं, हाँ या ना। अब इसको ऐसे जोड़ दो, यही ना बी है आपका, ये क्या है, ये तो ए होगा। अरे भाई, ये सब जितना भुजा है सब यही ना होगा। इसको देखो, ये क्या है, ए, जितना भुजा सब ए होगा, ए होगा, ए ए ए। तो ये भी ए है और ये भी कैसा होगा बताओ, ए होगा। तो ये कैसा है बताओ, बी। तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या लिखेंगे बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है जी पाइथागोरस का। तो मेरा हाइपोटेन्यूज कौन है, विकर्ण कौन है बताओ, बी है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। ये लंब कितना है, ए स्क्वायर, और आधार भी कितना है, तो ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2a स्क्वायर। अब b बराबर क्या हो जाएगा, √2a। तो b और a में क्या संबंध बनेगा बताओ, √2a बनेगा। हमारा वहां काम नहीं है, हमारा काम है a और r में संबंध। इतना समझ में आ गया, पक्का।
चलिए हमें लाना है सी के साथ संबंध। अब इमेजिन करो, जिस कमरे में जहाँ मैं कोने पे खड़ा, मैं कोने पे, वास्तव में मैं कोने पे ही खड़ा हूँ, ये एक लंब हो गया और एक शरीर के बीचों बीच, पता है जिस एक किनारे पे आप खड़े हो जाना, उसका लंब ले लेना, फिर उसका नीचे से फाड़ना, यानी डायगोनल, तो कमरे के तिरछा वाले कोना पहुंच जाएगा और फिर उसके बीचों बीच चल जाओ। बीचों बीच मतलब शरीर को फाड़ते हुए जो घर दिख रहा है एकदम, घर के बीचों बीच एक लंब होगा, लंब कह रहे हैं, डायगोनल, विकर्ण जिसको कहते हैं, शरीर के बीचों बीच। ये देखो शरीर के कहाँ है, बीचों बीच है। एक कमरे का कोना, फिर कमरे के फर्श का बीचों बीच, और फिर उस कोने को इस कोने से जोड़ देना, उस कोने को इस कोने से जोड़ देना, तो ये डायग्राम मिल जाएगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब यहां बनेगा तो अगेन यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। बने कि नहीं बनेगा? देखो अलग से समझा दे रहा, इसको लो करके, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। लंब किनारे पे खड़ा हो जाना, फिर बीचों बीच तिरछा में उस कोना, और फिर उस कोना को ऊपर वाले से जोड़ देना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि बीचों बीच जा रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपको पता है बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2a स्क्वायर होता है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? √3a। इसको समीकरण 1 बोल लो। अब एक चीज और लिख रहे, सी बराबर 4r। वे 4r कैसे समझना, यही एक आखिरी पड़ाव है। आपसे हम पहले ही बोले था ना कि जो बीच वाला हवा में नहीं लटक रहा होगा, ये इस चारों के ऊपर होगा। तो देखो ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। इसको बड़ा करना हो तो कर सकते हैं। ये दूरी हमारा क्या कहलाएगा बताओ? आर। तो ये भी दूरी क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। और ये जो बीच में है ना, ये जो बीच वाला, ये वास्तव में क्या कर रहा होगा? इन दोनों को टच कर रहा होगा। तो ये दूरी क्या कहलाएगा? 2r कहलाएगा। आर, इसको थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा और टाइम दे दो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये समस्या आ सकता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम क्लास में बच्चों को दीवार दिखा देते हैं कि ये किनारा ले लो, वो किनारा ले लो। क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा सा ना काल्पनिक है। अगर आप कल्पना सही कर पाओगे तो समझ भी सही पाओगे। देखिए यहाँ पे कर्ण ले लो बड़ा सा, ठीक है। इस कोने पे कर्ण ले लो बड़ा सा, और बीच में जो रख रहे थे वो बड़ा सा। अब क्लियर हो रहा है? और आपको तो पता था यहाँ पे भी कर्ण है, यहाँ पे भी कर्ण है, यहाँ पे छोटा सा 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 कर्ण है। दिख रहा है? इन तीनों को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब ये दूरी कितनी है बताओ? आर। ये दूरी कितनी है बताओ? आर। और ये दूरी टोटल कितना बताओ? 2r। अभी हम यही ना खींचे थे, याद करो पहले का डायग्राम, पीछे जा करके देख लेना। तो ए, बी और एक ऐसा बताओ सी। तो सी बराबर में कितना आ जाएगा? 4r। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में बताओ तो? क्या सकता है? LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएगा? इक्वल। तो √3a बराबर 4r। तो a बराबर क्या लिखेंगे? 4r बाई √3। तो a और r में क्या संबंध आ गया बताओ? a बराबर 4r बाई √3। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यही आएगा, ठीक है। तो BCC में a और r में क्या रिलेशन है? थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करेगा समझने के लिए। मैंने सब चीज़ इजीली कर रखा है। अब a बराबर इतना, तो a क्यूब बराबर कितना आएगा बताओ? तो a क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा? 64 r क्यूब, और √3 का क्यूब कितना होगा? 3√3 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है निकालने का, ठीक है। यानी आपको जब कर्ण का त्रिज्या दिया रहेगा तो आप घन का आयतन निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप दोबारा समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम आपको क्या बताएंगे?
संकुलन क्षमता बताएंगे। ठीक है, किसका? बीसीसी का। चलिए इधर ही बता देते हैं। सूत्र तो आपको पता चल ही चुका है संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है? संकुलन क्षमता, शॉर्टकट लिखेंगे पीई। सूत्र क्या लिखवाए थे बताइए तो? z गुणे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 नीचे a क्यूब। अब रख लो यार, सब तो पता है हमको। क्या क्या पता है बताओ? z का मान 2 होता है, 4/3 रहने दो, पाई का मान 3.14 रख लो, आर क्यूब रख लो, यहाँ 100 रख लो। ए क्यूब कितना आ रहा है बताओ? ए क्यूब कितना आ रहा है? तो 64 आर क्यूब 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, हाँ या ना? 4 दूनी, अच्छा आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, 4 दूनी 8, तो 8 अठाई 64, यानी नीचे 8 आ जाएगा। तो ऊपर कितना है आराम से देखो, 3.14 इंटू 100 यानी 314 आ जाएगा क्या? अच्छा √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 कर लेना। अब नीचे कितना बचा है देखो तो 8 बचा है। ठीक है, तो √3 का 3.314 गुणे 1.732। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को √3 का वैल्यू पता होगा, 1.732 होता है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसको 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। बाबू जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपका सही आंसर आएगा 67.98%, जो कि लगभग कितना हो जाएगा? 68% के इक्वल होगा। कितना इक्वल होगा? 68% के। तो बीसीसी का जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना होता है? 68% होता है। ठीक है, तो भाई साहब खाली कितना बच जाएगा यार? खाली प्रतिशत कितना हो जाएगा बताओ? तो वो हो जाएगा 32%। तो ये सब छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इतना याद रखेंगे। 67.98 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 68%। उम्मीद करते आपको समझ में आएगा क्या? बीसीसी में ए और आर में क्या संबंध बताओ? ए बराबर 4r/√3। बीसीसी में जेड कितना है? 2। समन्वय संख्या कितना है? 8। और संकुलन क्षमता कितना है? 68। और खाली जगह कितना बच गया? 32%। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे एफसीसी का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, एफसीसी। एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी बोलेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसका एक दूसरा नाम क्या है? सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? घनीय निविड़ संकुलन। ठीक है, परिभाषा देखो क्या लिखा। वह एकक कोशिका जहां कणों को 8 कोनों के अलावा, तो पहले तो 8 कोना पढ़ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों के अलावा 6, एक घन में 6 फलक होता है। फलक मतलब कमरे का फेस, एक फेस, 2 फेस, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो कहाँ कहाँ बताओ? फेस कहाँ रखना है? 8 कोनों के अलावा 6 फेस पे, यानी एक यहाँ रख दे, एक यहाँ, यानी कि इधर उधर वाला, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे वाले के लिए और एक आगे वाले के लिए। जो हम घेरे हैं ना बाबू, एक्चुअली में कण है। चलो गोला कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, कणों कहाँ रखना बताओ? 8 कोनों के अलावा सभी फेस के केंद्र पर रख देना। अब यहाँ z निकालते हैं, तो 8 × 1/8, इसमें तो कोनो सोचना ही नहीं है। 6, फलक कितना बता? 6। अब बताओ, फलक के केंद्र पर एक कण को रखना है। मतलब इमेजिन ऐसे करना, कमरे का दीवार, 1 2 आगे देखो, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, एक दीवार से कितना कमरा बना सकते हैं? तो एक जिसमें हम है और एक बगल वाला। तो ये बताओ, हम इस दीवार का कितना % भाग यूज कर लेंगे? अगर हम बीच में कोई कण रख देंगे, खिड़की होगा ना, खिड़की में कौन कण घुसा दिए, तो उस कण का कितना यूज हो पाएगा? हम 50% यूज करेंगे, 50% पड़ोसी यूज कर लेगा। कितना? 50%। यानी एक कण का 2 भाग होगा। कितना भाग होगा? 2 भाग होगा।
तो यहाँ से तो z का मान कितना आ जाएगा 4। तो एफसीसी में z का मान कितना होता है भाई साहब, तो z का मान होता है 4। एक चीज यहाँ याद रखिए कि यहाँ समन्वय संख्या जो होता है इन CNFCC का, याद रखिएगा 12 होता है। एक निवेदन है, इसके बारे में आज तो नहीं बताऊँ, अगले वीडियो में बताऊँगा कि कुछ चीज़ें छोड़ रहे ताकि अगले वीडियो में ज़्यादा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो खींचा जाएगा। समन्वय संख्या देखिए किसका किसका, FCC का, CCP का एंड HCP का। FCC का, CCP का, HCP का समन्वय संख्या, ये इस साल बिहार बोर्ड पूछा भी था कि HCP का समन्वय संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 12 होता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिएगा, ठीक है। समन्वय संख्या कितना होगा इसका, 12 होगा। तो Z पता चल गया, CN पता चल गया, CN मतलब समन्वय संख्या पता चल गया, कितना होगा 12 होगा। अब कहानी किसको लेकर के बताओ, A और R को लेकर के। तो A और R में जो यहाँ संबंध आएगा, A बराबर 2√2R आएगा, ठीक है। अभी प्रूफ करेंगे कि कैसे आएगा, पिछले वीडियो में हम बताया था लेकिन प्रूफ नहीं किया था, आज हम प्रूफ करेंगे। किसका कैसे प्रूफ कर लिए, BCC में देख लिए, साधारण में देख लिए, अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जगह थोड़ा सा कम है, पहले आप इनका डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेशन के इनके बारे में फिर हम बता रहे हैं, ले लिए। चलिए देखिए, कण को कहां रखा गया बताइए, फलक केंद्र पर रखा गया। तो इसको हम अलग से निकाल के बता देते हैं। देखिए, कोई भी फलक ले लीजिए, कोई भी चारों फेस ले लीजिए, मतलब कोई भी चारों कण ले लीजिए। मान लीजिए हम इसको अलग से बना दें, इसको अलग से बना दें, या इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को एक पकड़ के अलग से समझ लो। ये भुजा की लंबाई है A, और यहाँ देखो A का जो मान होगा 2R से, A का जो मान होगा 2R से बड़ा होगा। इतना तो कंफर्म हो गया। अब कितना बड़ा होगा तो प्रूफ करना। तो ये दूरी जो हमारी है ये A है, ये भी हमारा एक भुजा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, A होगा। अब इसको बीचों बीच खींच दो। अच्छा, ये फलक बीच में जा रहा है क्या, तो इसको हम B से बोलेंगे। B मतलब फलक केंद्र, फलक केंद्र, ठीक है। अब आपको गौर से दिख रहा होगा कि हम बीच में कण रखे हुए हैं। ये 4 कौन सा हो गया बताओ, ये वाला हो गया। अरे बीच में रखा है, तो बीच में से थोड़ी होगा, ये बीच वाला जो होगा इनको क्या कर रहा होगा बताओ, टच कर रहा होगा, ठीक है। अब साफ साफ बात समझ में आ रहा हो कुछ ना कुछ। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया है, गौर से देखो तो ये एक राइट ट्रायंगल बन चुका है। तो अब यहां मारेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या होगा, B² इक्वल टू A² अब प्लस A²। ये हम थोड़े पहले प्रूफ भी किए थे PCC वाले केस। तो B² बराबर क्या आ जाएगा, 2A²। तो B बराबर क्या आ जाएगा, √2। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और B इक्वल टू 4R लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, देखो ये वाला R, फिर ये वाला R, फिर ये टोटल कितना है बताओ, 2R। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, 2R, 4R लिख सकते हैं। देखो ये R, फिर ये R, ये फिर 2R। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, 4R इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, √2A बराबर 4R। तो A बराबर क्या हो सकता है, 4R/√2 हो सकता है। कैसे देख लो, अरे ये बाबू ये वाला R ये बीच में ऐसे थोड़ी होगा यार, इन चारों को टच कर रहा होगा। यहां बनाना हो तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए था इसको, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा खराब लगता है इसलिए ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है। तो A बराबर कितना है, 4R/2। इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से क्या करो, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 4R√2, नीचे √2 इंटू √2 आ जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2√2R आएगा। कितना आएगा, A बराबर 2√2R आएगा। आ गया ना, जो कि हमको प्रूफ करना था। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका संकलन क्षमता निकाल लेते हैं, फटाफट निकालते हैं संकलन क्षमता। अच्छा, इसका A³ कितना होगा बताओ, A बराबर 2√2R है, तो A³ कितना होगा, जल्दी बताओ A³ कितना होगा।
तो 16√2r³ होगा। कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगा, सर कैसे, अरे 2 का क्यूब 8 होगा क्या? समझो, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। और √2 का क्यूब कितना होगा? 2√2 होगा। तो 8 × 2 16, 16√2r³। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, 16√2r³ होगा। ठीक है, AQ बराबर क्या होगा? 16√2r³ होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग संकलन क्षमता निकाल लेते हैं। संकुलन क्षमता का सूत्र सबको रट्टा होगा, संकुलन क्षमता का सूत्र P क्या है भाई? क्या है Z × 4/3πr³ × 100। नीचे का लिखना है AQ। Z का मान कितना? 4/3, पाई का मान 3.14, r³ रहने दो, × 100। A³ कितना था? 16√2 का r³ कट जाएगा। अब क्या कटेगा बताओ? 4 4 16, चच्चू का 16 16 कट जाएगा। अब क्या बचेगा? ऊपर 314 बचेगा क्या? 3.1 314 बचेगा। नीचे क्या बचेगा? 3√2 बचेगा, 3√2। तो 3√2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको डिवाइड करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 74.02 आएगा, जो कि लगभग 74% के आसपास होगा। यानी BCC में कितना आ रहा है बताओ? 74%। तो खाली कितना बचेगा? खाली प्रतिशत बता करेंगे तो 26%। ठीक है, तो साधारण में कितना भरे थे बताओ? 52.4। BCC में कितना भरे? 68%। FCC में कितना भरे बताओ? 74%। तो सबसे ज़्यादा किस तरीके से घन को ज़्यादा भर पाए बताओ? FCC के तरीके से ज़्यादा भर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ टॉपिक। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया, 1 से 2 मिनट का बचेगा। कौन सा? ECC। वहाँ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमको Z निकाल देना है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है? इस एकक कोष्ठिका में कणों को 8 कोनों के अलावा किसी 2 विपरीत फलक केंद्रों पर रखा जाता है। इस एकक कोष्ठिका में कणों को 8 कोनों के अलावा किसी 2 विपरीत फलक केंद्रों पर रखा जाता है। कुल मिला के ये वाला भाग है। आठों कोना दिख रहा है, कोई 2 विपरीत परत ले लो, फलक ले लो, इनके बीच में रखा गया, ऐसे क्रॉस लगा दे ताकि याद रहे। इसका Z कितना होगा? तो 8 × 1/8 तो कंफर्म है, +2। और फलक है ना, तो फलक का कितना हिस्सा? 2 हिस्सा, एक नीचे वाला यूज करेगा, एक कौन यूज करेगा? ऊपर वाला, तो 1/2। तो Z का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा ECC में।
अब जेड का मान 2 जो दो जगह आ रहा है, कहाँ कहाँ भाई, बीसीसी में आ रहा है और ईसीसी में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सिलेबस में इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना, खाली बता दिया कि होता क्या। तो ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी किसके पार्ट है बताओ, तो केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका के पार्ट थे, ठीक है। एक चीज आपको और बता दें इसके अंदर, क्या, एकक कोष्ठिका का घनत्व का सूत्र क्या होगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व का सूत्र। देख एक रिक्वेस्ट आपको कर रहा है, मैं इस वीडियो में, क्या एक वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, ये वीडियो पूरा पढ़ लीजिएगा, अगले वीडियो का वेट करिएगा जहां मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। किस पे आधारित बताओ, बीसीसी से, एफसीसी से, साधारण एकक कोष्ठिका से और घनत्व से जो क्वेश्चन बनेगा अगले वीडियो में पूरा डीपली समझाऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे एकक कोष्ठिका का घनत्व। एकक कोष्ठिका का घनत्व। बाबू देखो हमें ना घन के बारे में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में 12th में घन के बारे में, अगर जेईई वगैरह तैयारी करोगे तो वहाँ पे अलग अलग हो सकता है। 12th किसी बोर्ड से हो, हम लोग को सिर्फ पढ़ना घन के बारे में, ठीक है ना। तो हम बात क्या करते हैं, अब सबको पता हो घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, सब यहाँ बैठे उनको याद होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन को हम भी से सूचित कर रहे हैं और द्रव्यमान को m से कर रहे हैं। अब m यहाँ पे क्या दिया गया, भार है, बट आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूले पे आपसे एक न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल थोड़ी आता है 12th में यार। तुम क्या बनेगा देखो, फॉर्मूला जो बनेगा आपको बता दे रहे हैं। कणों आपको निकालते हैं, फॉर्मूला जो निकलता है, मोल संख्या बराबर क्या होता है, क्या होता है, कणों का कण लिखे पदार्थ का दिया गया भार, इसको सूचित करेंगे छोटका m से, बटा में पदार्थ का मोलर भार, इसको सूचित करेंगे बड़का m से। मोल संख्या एक सूत्र और होता है, मोल संख्या बराबर क्या, कणों का संख्या, जिसको हम सूचित करेंगे z से, कणों का संख्या तो z है, बटा में आओ गाद्रो संख्या, उसको सूचित करते हैं Na से। LHS इक्वल है, इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना, समीकरण 1 एवं 2 से। तो LHS इक्वल तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा m बड़ा बटा m बराबर z बाई Na। तो छोटका m बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू बड़का m गुणे Na। अब इसका मान यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इसका मान d बराबर m बाई भी में रखने पर। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे ना आयतन, वो घन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ने बताओ, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे घन का आयतन। किसका आयतन पढ़ना बताओ, घन का। तो क्या हो जाएगा हमारा, तब क्या होगा, d बराबर क्या हो जाएगा, z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अभी ए क्यूब कहाँ से आगे बताएंगे, तो बाबू ए क्यूब जो है ना वो घन का आयतन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। d बराबर m बाई जो भी लिखे थे घन, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए m बाई ए क्यूब, पहले से लिख देना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे z क्या है पता चल गया, कणों का संख्या, m क्या मोलर भार, छोटका m दिया गया बढ़ता बट बड़ा m Na अवगाद्रो संख्या। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में याद रखना 1 Na बराबर कितना होता है, तो 6.022 10 का पावर 23 होता है, याद रखेंगे।
तो D बराबर क्या होगा, Z इंटू कैपिटल M बाई NA इंटू A क्यूब। ये हमारा था एकक कोष्ठक घनत्व। किसके बारे में पढ़ना है फिर से बता देना, हमें फोकस करना सिर्फ घन, घन मतलब क्यूब के बारे में फोकस करना है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आप थ्योरी पढ़ लीजिए पूरा आराम से। अगले वीडियो में हम इस फॉर्मूला पे जो भी आज हम लोग पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको साधारण एकक कोष्ठिका, BCC, FCC, ECC और एकक कोष्ठिका घनत्व समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कहीं भी अगर डाउट होगा ना किसी टॉपिक को लेकर के आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।